तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायो का पहला चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, दूसरे में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, तीसरे पार्ट में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, जब मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि लाइफ प्रोसेस में 4 मेन लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए पढ़ते हैं फिर आगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, इससे समझने से पहले आता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता क्या। ट्रांसपोर्ट से तो आपको ये पता चल रहा होगा कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सामान का। तो वही सेम थिंग हमारी बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी बॉडी से रिमूव आउट करना है। तो ये जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाना, इन सबको सर्कुलेट करना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम पढ़ेंगे पहले ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था, डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। सबका एक सिस्टम है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो हमें दोनों के बारे में अभी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर के पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स होंगे, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब यही इन्हीं की वजह से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाता है। और यही इन्फेक्शन से भी फाइट करते हैं। कैसे करते हैं हम सब कुछ आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है ब्लड की। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड को। ब्लड क्या होता है, ठीक है। देखिए, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड एक टिश्यू है, और कैसा, कनेक्टिव टिश्यू। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से लिंक करना, जो भी कनेक्ट करने का काम होता है ये ब्लड करता है। तो ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू भी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक रेड और एक वाइट, और प्लेटलेट्स होती हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, जैसे कि ये कोई ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको आप कहेंगे प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा। अब इसी प्लाज्मा में ये जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये इसी में सस्पेंडेड रहती हैं। ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब इसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, डिज़ोल्व करके, ओके। और ऑक्सीजन कौन कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी करती हैं रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ये ऑक्सीजन कैरी करेंगी। वाइट ब्लड सेल्स का काम है
इन्फेक्शन से फाइट करना, फाइट विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साथ ये फाइट करती हैं। ओके, उसके बाद प्लेटलेट्स का क्या वर्क है? प्लेटलेट्स का वर्क है कि ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग मतलब अगर आपको कहीं पे घाव हो जाता है तो वहाँ से खून निकलता रहता है, ठीक है। तो अब बॉडी भी इतना सारा ब्लड थोड़ी ना लॉस करेगी, तो इसीलिए एक मैकेनिज़्म होता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो उस ब्लड को क्लॉट करने लगती है, उसके थक्के बनाने लगती हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा खून ना बहे। तो प्लेटलेट्स का वर्क होता है ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का ये काम होता है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया, ब्लड के बारे में हमने समझ लिया, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है बारी हमारे ह्यूमन के हार्ट की, ह्यूमन का हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल से मिलके बना है और ये कितना बड़ा है? हमारे फिस्ट जितना, फिस्ट मतलब कि मुट्ठी, सिर्फ हमारे मुट्ठी जितना बड़ा है, ठीक है। और ये कौन सी मसल से बनता है? कार्डियक मसल से, ठीक है, कार्डियक मसल से। अब जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, ये पंप करता है, किसे पंप करेगा? ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब ये देखिए, ब्लड में हार्ट में भी एक मैकेनिज़्म होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन्हीं दोनों प्रोसेस से, इन्हीं दोनों चीज़ से मिलके बनती है हार्ट बीट, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे आप हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इन कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, इसे अलग ही नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम सिस्टोल, ठीक है। और जो ये कार्डियक मसल रिलैक्स होती है, इनका रिलैक्सेशन है, उसको कहा जाता है डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब फैलना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। अब यहीं से आपका बोर्ड में आता है क्वेश्चन 1 मार्कर, ये कि व्हाट इज़ सिस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है अच्छे से। अब आप देखिए आपका हार्ट एक्चुअली में कैसा होता है, ये देखिए आपके में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये हार्ट का डायग्राम है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये वाला जो चैम्बर है इसको आप कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम, जस्ट उसके ही नीचे होता है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल, मतलब एक तरफ एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, तो लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल, ओके। और इस साइड होता है ये राइट एट्रियम है और ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो चैम्बर्स होते हैं, लेफ़्ट वाला अलग होता है, राइट वाला अलग होता है, सेपरेट रहते हैं सेप्टम के थ्रू। ये जो सेप्टम होता है ये इन दोनों को सेपरेट रखता है, लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को। लेफ़्ट में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये आओर्टा होता है, आओर्टा के थ्रू ही पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। अब ये कैसे होता है, जो इसका पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम समझेंगे, इसका पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं अभी पूरा इसका प्रोसेस समझाऊंगी। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पहले ब्लड पढ़ना था, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, फिर हार्ट के बारे में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स होती हैं 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ओके। देखिए, आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत डीप में, आपके बॉडी के बहुत डीप में जाके मिलती हैं। वेन्स जो होती हैं आपको अपनी स्किन के नीचे वाली लेयर में ही दिखने लगती हैं। और कैपिलरीज जो होती हैं वो जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे डिवाइड होके एक थिन वॉल बन जाती है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब जैसी, उसको आप कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम तीनों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको पहले ये बता दूं, आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो मैंने इन दोनों को डिफ़ाइन करने के लिए आपको डिफरेंस ही डाल दिया है
ताकि आपको डिफरेंस करने में दिक्कत ना हो। देखिए, आर्टरीज और वेन्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देखिए, ये आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस है, और ये 3 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और 3 मार्क्स में आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। वो कहाँ से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट में से। हार्ट में से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी। हार्ट से ब्लड लेके आएंगी और अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगी। इसके बाद आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक, मोटी होती है और मस्कुलर होती है। ओके, ल्यूमेन इज स्मॉल, इनका जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है। अब ये ल्यूमेन क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक आर्टरी है, ठीक है, इसकी वॉल थिक होती है, तो ल्यूमेन यहाँ पे होता है, मैं आपको पेन चेंज करके बताती हूँ। ल्यूमेन ये होता है जो बीच का इनका गैप होता है जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा, इसको आप ल्यूमेन कहते हैं। तो जो आर्टरीज़ का ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसकी वॉल्स ना मोटी होती हैं उस वजह से, ठीक है। और आर्टरीज़ में ब्लड बहुत ही ज़्यादा फास्टली फ्लो करता है, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब जो इनमें ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है। एक एक्सेप्शन है जो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक अकेली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब वेन्स देखते हैं। वेन्स क्या करती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को उठा के हार्ट में ले जाती हैं, ठीक है। अब वेन्स का क्या होता है, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन, पतली और कम मस्कुलर होती हैं, ठीक है। वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है क्योंकि इनकी वॉल्स थिन होती हैं। वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही स्लोली करता है और लो प्रेशर के साथ करता है, ठीक है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो वाला ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है जो है पल्मोनरी वेन का। सिर्फ एक ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, ये हो गया आर्टरीज और वेन। अब हमारी लास्ट रह गई कौन, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, देखिए जब किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू के पास तक आर्टरी पहुंचती है तो वो डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ताकि वो हर एक सेल के कांटेक्ट में आ पाए, हर एक अकेली सेल के कांटेक्ट में आ पाए। तो इसलिए वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। यही जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल बस एक सेल की होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं, उन्हें ही कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मटेरियल्स का एक्सचेंज, ब्लड और जैसे कि ये कैपिलरी है, ओके, इसमें ब्लड है, यहाँ पे कोई सेल है। अब सेल से और ब्लड को अपना मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो ये काम जो होगा कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। मटेरियल ब्लड और सेल के बीच में जो चेंज होगा वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। जैसे कि हमने देखा था रेस्पिरेशन में हमने देखा था एल्वियोलाई में जब गैस आती है ऑक्सीजन, उसके साइड में ब्लड कैपिलरी रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से उस एल्वियोलाई में रखना, ये काम देखिए ब्लड कैपिलरी के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये कैपिलरी क्या करती है, जॉइन होती हैं और वेन बना देती हैं, ठीक है, वेन्स बना देती हैं जब कैपिलरीज जॉइन होती हैं। तो देखिए हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भी पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा रह गया लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, देखिए लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लिम्फ बनता है कब, देखो लिम्फ कैसे बनेगा, लिम्फ टिश्यू कैसे बनेंगे, जब कोई कैपिलरी या फिर कोई आर्टरी
ये सारे प्रोडक्ट्स लेके ट्रांसपोर्ट कर रही हो तो वहाँ से कैपिलरी में से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स भाग जाते हैं, ठीक है, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो फिर उसी टाइम पे बन जाती है वहाँ पे एक लिम्फ टिश्यू बन जाता है। तो लिम्फ टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब किसी कैपिलरी में से प्लाज्मा, प्रोटीन या फिर और ब्लड सेल्स भाग जाते हैं तो वहीं पे लिम्फ टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह होता है, जैसे ब्लड का प्लाज्मा होता है ना, फ्लूइड जैसा, उसी तरीके का होता है, लेकिन इसके पास आरबीसीज नहीं होते, ना ही ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। इसके पास होते हैं लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब लिम्फ का वर्क क्या है? तो लिम्फ क्या करता है, इंटेस्टाइन में मैंने डाइजेशन में आपको पढ़ाया था, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपके फैट का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो वहाँ से उस फैट को कैरी करने का काम लिम्फ करता है, ठीक है। लिम्फ उस डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसे ड्रेन कर देता है। इतना काम लिम्फ का होता है। तो देखिए, अब जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स थे हमने चारों के बारे में पढ़ लिया, सबके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब मेन बात आती है कि ये कैसे, मतलब ये सारा प्रोसीजर होता कैसे है, कैसे ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो वाला ब्लड आपके लंग से आता है। बताया था मैंने आपको, रेस्पिरेशन में ही आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे जब हम बाहर से O2 लेते हैं तो वो O2 ब्लड कैपिलरी के साथ एक्सचेंज हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है ना। तो वही लंग से आता है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और वो आता है आपके हार्ट के सबसे ऊपर वाले चैम्बर में, जो चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट कर रहा होगा ना तो वो एकदम रिलैक्स होगा, ठीक है, एकदम रिलैक्स। लेकिन फिर उसको याद आएगा कि मुझे तो इस ब्लड को किसी और के पास भी पहुंचाना है, तो वो फिर करेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस ब्लड को नेक्स्ट चैम्बर जो कि होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, अपने नीचे वाले चैम्बर में भेज देगा। और लेफ़्ट एट्रियम की तरह ही जब लेफ़्ट वेंट्रिकल भी ब्लड को कलेक्ट करेगा तो वो भी एकदम रिलैक्स होगा, ठीक है। फिर उसको भी याद आएगा कि मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से फिर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरी बॉडी में पंप होगा, ठीक है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड पंप होगा। इतना काम हुआ, एक पार्ट समझ में। अब देखिए, अब वो जो ब्लड था पूरी बॉडी में पंप हो गया, यानी कहाँ कहाँ जाएगा वो ब्लड जाएगा हर सेल के पास, ठीक है, पूरे बॉडी में पंप होगा, हर जगह वो ब्लड जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो उसमें से ऑक्सीजन का यूज़ सारी सेल्स कर लेंगी, जो भी सेल्स को वर्क चाहिए ऑक्सीजन का वो सब उसे यूज़ कर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देंगी। तो अब वो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रही, उसमें आ गई अब कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाएगा आपके राइट एट्रियम में। मैंने जो बताया था राइट एट्रियम दूसरी साइड होता है, राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। तो जब राइट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करेगा तो वो भी एकदम रिलैक्स होगा। फिर राइट एट्रियम ने ब्लड कलेक्ट कर लिया, राइट एट्रियम को याद आया कि मेरे को भी ये ब्लड किसी और को देना है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर वो ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल भी जब क्या करेगा, रिलैक्स रहेगा, ठीक है। जब वो ब्लड लेगा तो रिलैक्स रहेगा। फिर राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड किस में चला जाएगा, वापस से आपके लंग्स में चला जाएगा, वो ब्लड आपकी लंग्स में चला जाएगा। फिर लंग्स में तो आपको काम पता है क्या होता है, मैंने आपको रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में पढ़ा दिया है। फिर लंग्स में क्या होता है, हम बाहर से O2 लेते हैं तो एल्वियोलाई में और ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़न होता है, तो वो
ब्लड वेसल क्या करती है, CO2 दे देती है एल्वियोलाई को और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लेती है। तो वो CO2 हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है और वो ऑक्सीजन वापस से वो लेके यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब पूरी यही वाली प्रोसेस होती है ब्लड के सर्कुलेशन की, और ये हमेशा होती रहती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ क्या क्या होता है। अब ध्यान से इस फिगर को आपको देखना है। ठीक है, देखिए ब्लड से ये जो रेड वाला दिखा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ब्लू वाला जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो देखिए अब लंग से आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में गया, लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, ये ब्लड गया आपका लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम ये वाला होगा, ये होगा लेफ़्ट एट्रियम और ये होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो आपका ये ब्लड आया कहाँ पे, लेफ़्ट एट्रियम में। फिर लेफ़्ट एट्रियम जब ब्लड ले रहा था तो वो रिलैक्स था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी जब ब्लड ले रहा होगा तो वो रिलैक्स होगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये ब्लड चला जाएगा। देखिए आपकी ये, आप इसे फॉलो करिए, इस एरो को, रेड वाले जो लाइन में एरो है उसको फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ से ये ब्लड चला जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये ब्लड चला जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। यहाँ से ये ब्लड आया ऐसे करके और चला गया आपकी पूरी बॉडी में। पूरा ह्यूमन सिस्टम दिखा रखा है, मतलब कि ये इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, फिर वो बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड। तो वेना केवा के थ्रू वो जाता है कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम जब ब्लड लेता है तो रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा आपका ब्लड आपके लंग्स में वापस, फिर लंग्स से प्योरीफाई होके आएगा और फिर यही प्रोसेस आपकी चलेगी। ठीक है, यही प्रोसेस फिर से आपकी होगी। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, फिर यही प्रोसेस होगी ब्लड से। देखिए लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेफ़्ट एट्रियम में लाती है, फिर वो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से वो ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है। तो यहाँ से ब्लड पता है किसके थ्रू पंप होता है, एओर्टा के थ्रू। मैंने आपको बताया था पहले ही, एओर्टा के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में कौन लाता है, लाती है वेना केवा इसको लेके आएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से कौन लेके चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके चली जाएगी वापस से लंग्स में। तो ये थी पूरी सर्कुलेशन की प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स में होती है। देखिए अब हार्ट में आपने गौर किया, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, 2 बार ब्लड आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम आपके बोर्ड्स में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करना आपको डबल सर्कुलेशन सिस्टम, तो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। ओके, अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमारी बॉडी में हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि वो मिक्स ना हो, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से ब्लड, दोनों ब्लड को अलग अलग रखा जाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। ओके, आई होप आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स का समझ में आया होगा। आपके मन में जो डाउट्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए
जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।